नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है हाइलो एल्केन व हाइलोरीन। ठीक है, इसको पूरे 10 पार्ट्स में हमने 10 वीडियोस में इसका पूरा चैप्टर को अध्ययन किया है। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके एक बार क्रम से, ठीक है, पहले वीडियो लेक्चर से चालू करिएगा और क्रम से देखते हुए 10 वीडियो लेक्चर तक जाइएगा। आपको पूरा वीडियो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं आप लोग दोस्त, स्टार्ट तो करते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर बाद आप बंद कर देते हैं वीडियो, या एक या दो लेक्चर देखा तो बंद कर दिया। ठीक है, तो बीच बीच से देखा तो दोस्तों आपको बीच से देखने के बाद उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, कृपया आप पहले लेक्चर का पहला वीडियो देखना चालू करें, उसके बाद कम से देखते हुए 10th वीडियो तक आए। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो पहला चैप्टर है इंटरमीडिएट का, जिसका नाम है हाइलो एल्केन व हाइलोरीन, यह आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पूरे चैप्टर को क्लोज कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसको रिवाइज करेंगे, और इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में दोस्तों कुछ लोगों ने कमेंट किया था, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मुझे ये वाला रिएक्शन नहीं समझ में आया, सर मुझे ये रिएक्शन थोड़ा सा कम समझ में आया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग उसको थोड़ा सा आसान शब्दों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं तथा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला। ठीक है, पहला हमारे किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर विलोपन अभिक्रिया वाला बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था हाइलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया है। हाइलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों देखा था कि 3 प्रकार से होता था। 3 प्रकार से कौन कौन सा? नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। ठीक है, फिर आपने देखा था दूसरा विलोपन, जिसको आप नाम देते विलोपन अभिक्रिया। ठीक, विलोपन। और तीसरा आप नाम देते धातुओं से क्रिया। ठीक है, धातुओं से क्रिया। यह 3 अभिक्रिया आप लोग देख रहे थे, 3 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे। तो इसमें आप लोगों ने, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था सर विलोपन अभिक्रिया को एक बार फिर से बता दीजिए, विलोपन अभिक्रिया कम समझ में आया। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका विलोपन अभिक्रिया होता है, इसमें क्या होता है, देखिए इसको पढ़ने से पहले एक चीज आप समझ लीजिएगा। जब हमारा कार्बन एटम, ठीक है, ये हमारा कोई कार्बन एटम है, कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि यह जब कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम से अगर यदि हमारा हाइड्रोजन समूह जुड़ जाए, ठीक है, किसी कार्बन समूह से हमारा हाइड्रोजन समूह यदि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जो सटा हुआ डायरेक्ट लगा हुआ कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। और इस बीटा कार्बन से लगा हुआ जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गामा कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो आपके हाइड्रोजन समूह से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ता है उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से अटैच वाले कार्बन को आप बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को आप क्या बोलते हैं? गामा कार्बन बोलते हैं। तब उम्मीद करते हैं आपको अल्फा बीटा गामा कार्बन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, जो बीटा हाइड्रोजन युक्त परमाणु है उसको अल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म किया जाता है। जो बीटा हाइड्रोजन युक्त परमाणु है, ऐसे यौगिक को हम क्या करते हैं? अल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ करते हैं? अल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जो हमारा बीटा कार्बन परमाणु है, बीटा कार्बन परमाणु से हमारा हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या? हाइड्रोजन
और जो हमारा अल्फा कार्बन परमाणु यहाँ से हमारे हाइड्रोजन समूह का विलोपन हो जाता है। क्या हो जाता है? विलोपन। कहां से? बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का तथा अल्फा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन समूह का, ठीक है, क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चूंकि विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु शामिल हो रहा है, वहां पे आप देख रहे हैं कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु शामिल हो रहा है, इसलिए जो है इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं। ठीक है, चूंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बीटा विलोपन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? चलिए इसको हम लोग रिएक्शन के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। हमने आप लोगों को बताया कि जब हमारे बीटा हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणु से, ठीक है, यौगिक से क्या होता है? एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करिए इसको। जब एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमारा जो बीटा कार्बन है, इससे आपका हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन समूह का विलोपन हो जाता है और हमें एल्कीन प्राप्त होता है। आइए रिएक्शन करा करके देख लेते हैं कि कैसे यह रिएक्शन चलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए यह कोई हमारा एक कार्बन परमाणु है। ठीक है, यह हमारा कोई एक कंपाउंड है, बात समझ आई? अब इसके बीटा कार्बन या आपका अल्फा कार्बन से आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ गया और बीटा कार्बन से क्या है? हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह आपका क्या है? अल्फा, यह आपका बीटा कार्बन, बात समझ आई? अब क्या करता है? कोई बेस आकर के इस पे अटैक करता है। कौन? बेस आकर के कहां पे अटैक करता है? इसके हाइड्रोजन पर अटैक करता है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था, इसको हम जलीय एक्वस एल्कोहल के साथ, जलीय विलयन, एल्कोहल के जलीय विलयन के साथ इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, एल्कोहलीय विलयन के साथ इसको गर्म करेंगे। जब यहाँ बेस आकर के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो इसको निकाल लेगा, तो ये इसका बॉन्डिंग या बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कर जाएगा? यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो आपका जब ये लेके निकल जाएगा तो यहाँ निकल जाएगा B+BH, यहाँ क्या निकल जाएगा? आपका BH निकल गया। ठीक है, अब जब आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करा देंगे और यह बॉन्ड जो है आपका टूट करके इस बॉन्ड में चला जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड बना लीजिए भैया। ठीक है, अब क्या बचा? जो कार्बन कार्बन अब यहाँ से क्या, यह भी रिमूव हो गया। ठीक है, तो यही तो कह रहा है, अब आपका क्या बचेगा? एल्कीन बचेगा। क्या बचेगा? एल्कीन बनेगा। जो आपका नया प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा? एल्कीन। क्या होगा? एल्कीन होगा भैया। कैसे? आपने बताया कि जब आपके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है, ठीक है, तो जो प्राप्त होगा उसको हम एल्कीन कहेंगे। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ पर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो रहा है, इसलिए इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बीटा विलोपन समझ में आ गया होगा। यह आपका कोई एक यौगिक है जिसमें आपका यह अल्फा कार्बन से आपका हाइड्रोजन समूह तथा बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है। अब आपका कोई बेस या क्षार अटैक कर रहा है, तो क्षार जब अटैक कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा। हाइड्रोजन को जब रिमूव कराएगा तो जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बंध है, इस बंध का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन समूह विस्थापित होगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन समूह विस्थापित होगा, यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन था यहाँ से टूट करके बंध वाला जो इलेक्ट्रॉन था टूट करके कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध का निर्माण करता है, तो आपको एल्कीन मिल गया। ठीक है दोस्तों, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन मिल गया और इसके साथ आपका क्षार जो है वो निकल गया। बात समझ में आई? इतनी चीज इस चूंकि इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, विलोपन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बीटा विलोपन अभिक्रिया भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीज समझ में आई होगी।
और यहाँ पे जो है आपका X जो है वो हाइड्रोजन या रिमूविंग ग्रुप है, ठीक है, और B जो है क्या है, क्षार है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसी हाइलो एल्केन में ही अगला धातुओं के साथ क्रिया पढ़ा था, ठीक है। अगला क्या पढ़ा था, धातुओं के साथ क्रिया पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या किया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्य धात्विक यौगिक बनते हैं कैसे, जो आपके अधिकांशतः जो क्लोराइड होते हैं, ब्रोमाइड था, आयोडाइड, कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके कार्य धातु आबंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो आपके कौन कौन से, क्लोराइड हो गए, ब्रोमाइड हो गए और आयोडाइड हो गए, कुछ धातु के साथ क्रिया कर लेते हैं, ठीक है, कुछ धातु के साथ क्रिया कर लेते हैं, कुछ धातु क्रिया कर करके क्या बनाते हैं, कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं, इसे कार्बन धातु युक्त यौगिक बनाते हैं, ठीक है, कार्बन धातु युक्त यौगिक बनाते हैं, तो जिसे आप क्या बोलते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं आप, ठीक है। तो आपका कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण होगा, ठीक है। अब इस कार्ब धात्विक यौगिक जो हो गए, ठीक है, इसमें क्या होगा, अब अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइलो एल्केन को, किसको, हाइलो एल्केन को देखो धातुओं के साथ क्रिया करा रहे हैं, ठीक है। अब आप हाइलो एल्केन को क्या करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे, किसके साथ, सोडियम साथ या मैग्नीशियम के साथ क्रिया करा लीजिए, ठीक है। तो आप जो है हाइलो एल्केन की क्रिया किससे करा रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में धातु के साथ, बात समझ में आई। तो अब आप हाइलो एल्केन ले रहे हैं, ठीक है, आप ले लीजिए CH3CH2, ठीक है, X ये आपका हाइलो एल्केन हो गया, ठीक है। अब इसकी क्रिया आप करा रहे हैं मैग्नीशियम धातु से, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप जो है इसकी क्रिया मतलब हाइलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिलेगा जिसको आप नाम देंगे CH3CH2MgX, ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, CH3CH2MgX, बात समझ में आई। तो यह जो होता है R, मतलब आप इसको एल्किल ग्रुप या R बोल सकते हैं, ठीक है, MgX मतलब यह एल्किल ग्रुप को आप कॉमनली R बोलते हैं, तो बना आपका क्या, RMgX, बात समझ में आई। तो यही जो RMgX होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं या रिएजेंट बोलते हैं, बात समझ में आई, अभिकर्मक बोलते हैं या रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसकी खोज सन 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था, 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, बात समझ में आई। जब आप हाइलो एल्केन की क्रिया, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो आपको मिलता है एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, इसको आप बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी खोज या इसको बताया सर्वप्रथम किसने देखा था, 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने देखा था, इसीलिए इसको आप क्या नाम देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम देते हैं, ठीक है। और यह जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है दोस्तों, यह जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है यह बहुत ही क्रियाशील होता है, मतलब एक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, ठीक है। और जब बहुत एक्टिव होगा तो किसके साथ क्रिया करेगा, आपके
किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, अब आप लिखिए यहाँ पे RMgX, या आपको गिरनार्ड अभिकर्मक, यह किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन के साथ क्रिया कर ले रहा है। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, वही शुष्क ईथर वाला। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और फिर बनाएगा क्या, आपका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। RH को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब इसके अलावा, हाइड्रोकार्बन के अलावा दोस्तों क्या बनेगा, बनेगा R, ठीक है, सॉरी MgOH X। बात समझ में आई, बनेगा MgOH X। ठीक है, तो यहां हम बता रहे हैं कि जो आपका गिरनार्ड अभिकर्मक होता है बहुत ही क्रियाशील होता है। यह किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन से क्रिया कर लेगा और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। यह इसकी मेन रिएक्शन होती है। बात समझ में आई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अगला आपका वुर्ज अभिक्रिया। आप इसी में एक आपने देखा था वुर्ज अभिक्रिया। ठीक है, वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता था, वुर्ज अभिक्रिया में याद करिए दोस्त क्या होता था। इसके एक वीडियो पहले मैंने आपको बताया था हैलो एल्केन की रासायनिक विधि का अंतिम, ठीक है, अंतिम बताया था जो है अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है मेरे दोस्त, कुछ याद आया। वुर्ज अभिक्रिया आपका हैलो एल्केन, कौन सा, हैलो एल्केन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हैलो एल्केन। इसकी क्रिया आप किससे कराते थे, सोडियम के साथ कराते थे। किसकी उपस्थिति में कराते थे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते थे। किसकी उपस्थिति में कराते थे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप इसकी क्रिया किससे करा रहे थे, सोडियम से करा रहे थे। ठीक है, तो जब सोडियम के साथ क्रिया करता था तो क्या देता था, यहाँ पे ये क्या देता था, हाइड्रोकार्बन देता था भैया। क्या देता था, आपके जो है दो एल्किल समूह हो जाते थे। यही तो बनता था भैया, बल्कि ये बनता था। ठीक है, आप ये जो आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर क्या मिलता था आपको, यह मिलता था R। ठीक है, और इसी के साथ क्या मिल जाता था आपको, 2NaX मिल जाता था। यह आपका बाई प्रोडक्ट होता था, मेन प्रोडक्ट यह होता था। बात समझ में आई। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते थे, वुर्ज अभिक्रिया बोलते थे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, इसको हमने क्या बोला था, वुर्ज अभिक्रिया बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है सजातीय यौगिक मिल रहा था, सजातीय यौगिक मिल रहा था। एल्किल हाइलाइड हमारा किससे रिएक्शन कर रहा था, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके सजातीय यौगिक का निर्माण कर रहा था। सजातीय यौगिक मतलब जो एल्किल ग्रुप थे आपस में जुड़ जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपने इस अभिक्रिया को नाम दिया था, वुर्ज अभिक्रिया का नाम दिया था। बात समझ में आई। अगला है आपका एरिल या हैलो एरीन का। ठीक है, अगला है हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है आपको दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आपको चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया हम लोग आइए देख लेते हैं। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ठीक है, एक दो बताएंगे। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, समस्या हो रही थी। हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया, बात समझ में आई दोस्तों। चलिए, इसमें आप लोगों ने भी पढ़ा था 3 प्रकार का। पहला नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, और इसके बाद पढ़ा था धातु के साथ, धातु से क्रिया। ठीक है, यही 3 तो पढ़ा था।
तो आप लोगों ने जो ये 3 पढ़ा था उसमें से जो आपका है एक वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, पहला क्या है धातु के साथ क्रिया में देखिएगा जो है, अच्छा धातु के साथ क्रिया वाले में देखिएगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वहां पे आप क्या पढ़ाते हैं हाइलो एल्केन में वुड्स अभिक्रिया, यहाँ पे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ पे क्या होता है मेरे भैया, यहाँ पे क्या होता है जो आपका हाइलो एरीन व हाइलो एल्केन का मिक्सचर है, क्या है हाइलो एल्केन व हाइलो एरीन का मिक्सचर है, ठीक है। ये आपका हाइलो एल्केन हो गया, ये आपका हाइलो एरीन हो गया। हाइलो एल्केन व हाइलो एरीन का मिक्सचर जो होता है वह शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्या करता है, क्रिया करता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्या किया, क्रिया किया, ठीक है। और जब यह सोडियम के साथ क्रिया करता है, सोडियम के साथ क्रिया करता है कौन, आपका एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का मिक्सचर, तो बना लेता है एल्किल एरीन, क्या बना लेता है, एल्किल एरीन का निर्माण कर लेता, क्या बना लेता भैया, एल्किल एरीन का निर्माण कर लेता है, क्या बना लेता है, एल्किल एरीन का निर्माण कर लेता है, ठीक है, एल्किल एरीन का निर्माण कर लेता है, ठीक। तो इस अभिक्रिया को आप बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। जब हमारा हाइलो एरीन व हाइलो एल्केन का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो बना लेता क्या, एल्किल एरीन, क्या बना लेता है, एल्किल एरीन बना लेता है। और इस अभिक्रिया को आप क्या नाम देते हैं, इस अभिक्रिया को नाम देते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलिए इसी में आप लोगों ने धातुओं के साथ क्रिया में ही एक अगला रिएक्शन पढ़ा था फिटिंग अभिक्रिया। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, पहला है आप एल्केन, जो आपका एल्किल हैलाइड था उसमें था वुड्स अभिक्रिया, इसके बाद आया आपका एरिल हैलाइड में वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब आपका दूसरा आ रहा है फिटिंग अभिक्रिया, कौन सा, फिटिंग अभिक्रिया। बात समझ में आई, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। फिटिंग अब तीनों में अंतर बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है दोस्त, यह हमारा जो हाइलो एरीन होता है, क्या होता है, हाइलो एरीन होता है, सिर्फ यही रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन करता है किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमारा जो हाइलो एरीन होता है यह क्रिया करता है सोडियम के साथ और बना क्या लेता है, बना क्या लेता है, डाईफेनिल बनाता है, क्या बनाता है, डाईफेनिल बनाता है, क्या बनाता है दोस्त, डाईफेनिल बनाता है, डाईफेनिल का निर्माण करता है। बात कुछ समझ में आई, क्या बनाएगा, डाईफेनिल का निर्माण करेगा, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया में हमारा जो है हाइलो एल्केन, हाइलो एरीन क्या करेगा, सोडियम के साथ क्रिया करेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में और बनाएगा डाईफेनिल, क्या बनाएगा, डाईफेनिल। बात समझ में आई, क्या बनाएगा, डाईफेनिल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और सोडियम हाइलाइड बाद में, ठीक है। तो यह हमारा मुख्य प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया में आपको डाईफेनिल मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है फिटिंग अभिक्रिया में, डाईफेनिल मिल रहा है। यदि आप याद करें तो आप अब तक मिलती जुलती 3 अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला आपने पढ़ा था वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया यह किस में होता था, हाइलो एल्केन में होता था। इसमें आपका जो है आपका हाइलो एल्केन ही क्रिया करता था, ठीक है। इसमें क्या आपका सिर्फ हाइलो एल्केन किससे क्रिया करता था, सोडियम धातु के साथ क्रिया करता था, शुष्क ईथर की उपस्थिति थी, ठीक है। और बनाता क्या था, आर आर सजातीय यौगिक बनाता था,
ठीक है, प्लस NaX का निर्माण होता था, ठीक, यहाँ पर होता था ये अभिक्रिया, ठीक। आपने देखा फिर इसके बाद वुड फिटिंग अभिक्रिया। वुड फिटिंग में क्या होता था, आपका एल्किल हैलाइड होता था, आपका एल्किल हैलाइड प्लस एरिल हैलाइड, ठीक है, यह दोनों आपस में इसका मिक्सचर होता था, सोडियम के साथ क्रिया करते थे और बनाते क्या थे, आपके एरिल एल्किल एरीन बनाते थे। क्या बनाते थे, एल्किल एरीन का निर्माण करता था। जबकि आपके फिटिंग अभिक्रिया में जो है आपका हैलो एरीन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, तो सजातीय यौगिक का निर्माण कर रहा है, इसमें डाइफेनिल का निर्माण हो रहा है। सजातीय यौगिक है ना, आप देख रहे हैं जैसे वो आता वैसे तो यह भी है, सजातीय यौगिक दोनों एक दूसरे के समान है, इसलिए सजातीय यौगिक का निर्माण कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह रासायनिक अभिक्रियाएं आपको समझ में जरूर आई होंगी। देखिए नाम बहुत याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाले नाम है। वुड अभिक्रिया आपके हैलोएल्केन में होता था, जबकि वुड फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया कहाँ पे आपका हो रहा है, हैलोएरीन में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब उम्मीद करते हैं आपको यह सारा बात, यह सारी रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के आइए हम लोग कर करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें से पहला सा हमारा क्वेश्चन है क्या, उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं। उभयदंती मतलब एम्फीडेंटेंट, उभय का मतलब दो, बात समझ में आई। तो टर्म से ही पता चल रहा है उभयदंती नाभिक रागी, तो यह क्या एक अभिकर्मक होता है। तो उभयदंती, उभयदंती का उभय का मतलब ही हो गया कि दो, ठीक है। नाभिक का मतलब, नाभिक रागी का मतलब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो नाभिक रागी, इसमें ऐसे ये उभयदंती नाभिक रागी अभिकर्मक ऐसे अभिकर्मक होते हैं जिनमें दो नाभिक केंद्रक होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है दो नाभिक रागी केंद्रक होते हैं। दो नाभिक रागी केंद्रक का मतलब दो तरीके से ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया को शो करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था CN ग्रुप, ठीक है, हमने इसमें बताया था एक हो जाएगा साइनाइड नाइट्राइल वाला, ठीक है, और एक जो होगा आइसोसाइनाइड वाला हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपका जो है यह जो कार्बन है, हमने बताया था कुछ आपके इस तरीके से, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और इस कार्बन पे क्या होगा, एक माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपको यह बताया था हमने। दूसरा हमने बताया था कि आपका जो है नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो एक बार यह न्यूक्लियोफाइल के तरीके से नाइट्रोजन बिहेव करेगा, एक बार यह जो आपका कार्बन न्यूक्लियोफाइल के या मतलब इसको नाभिक रागी के तरीके से बिहेव करेगा, तो इसको आप बोलते थे एम्फीडेंटेड लिगेंड वाला, ठीक है। तो एम्फी या उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, उभयदंती नाभिक रागी अभिकर्मक वे होते हैं जिनमें दो नाभिक रागी केंद्रक पाया जाता है, जैसे आपका यह बता दिया था हमने, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा। तो आप लोग इसका जो है नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपका है फ्रेयान 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आयोडोफॉर्म का उपयोग बताइए। यदि आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था पॉलीहाइड्रोजन यौगिक, सबसे लास्ट वीडियो 10th वीडियो का लास्ट पार्ट यही आपको बताया था। कुछ पॉलीहाइड्रोजन यौगिक का नाम बताया था, उनका काम बताया था, जिसमें से आपका एक है फ्रेयान 12। तो दोस्तों जो फ्रेयान 12 होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, शीतलक के रूप में तथा एरोसॉल प्रणोदन के रूप में, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, शीतलक के रूप में और हमने बताया इसका उपयोग कहाँ करते हैं, एक तो पहला शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं तथा जो दूसरा होता है इसका उपयोग कहाँ किया था, एरोसॉल प्रणोदन के रूप में। दूसरा कहाँ पे, एरोसॉल प्रणोदन के रूप में। उसी प्रकार से आपका DDT है, इसको जो है कीटनाशी के रूप में प्रयोग करते थे
और मच्छरों को भी मारने में, जुओं को मारने में, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रयोग कहाँ करते थे, डीडीटी का कीटनाशी के रूप में मच्छरों को मार, जो मलेरिया के मच्छर होते थे उसको मारने के लिए। फिर अगला है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने कहा प्रयोग किया था, प्रशीतक बनाने में और विलायक के रूप में। कहाँ पे, दो जगह पर, एक तो प्रशीतक बनाने में, प्रशीतक, और दूसरा विलायक के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते थे, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है, विलायक के रूप में। अगला है आपका आयोडोफार्म। आयोडोफार्म का प्रयोग दो जगह किया जाता है, एक तो हमने बताया था प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में, दूसरा बताया था औषधि के निर्माण में, ठीक है। तो आपके जो है यह फ्रेयान, डीडीटी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का आयोडोफार्म का उपयोग हो गया। अगला है आपका टॉलुइन से बेंजील अल्कोहल का निर्माण। तो भैया यहाँ पर एक रिएक्शन हमने बताई थी, ये आपका टॉलुइन हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका टॉलुइन, CH3 यहाँ पे जोड़ देंगे तो टॉलुइन हो जाएगा। बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उस पे एक मेथिल ग्रुप जुड़ जाए जिसको टॉलुइन बोलते थे। इसकी रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन से कराते थे। फिर जो हमको जो है कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता था जिसको हम नाम देते थे CH2Br, ठीक है। और इसका हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते थे। तो हमें एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, यदि आपको याद आ रहा हो तो मिलता था, जिसको हम CH2OH बोलते थे। इसी को तो भैया बोला जाता है बेंजील अल्कोहल। याद आई है रिएक्शन, ठीक है, याद आया ये रिएक्शन। जो आपका जो आपका टॉलुइन था, टॉलुइन की क्रिया ब्रोमीन से, आप जो टॉलुइन को हीट करते हैं Br2 से, ठीक है, इसके साथ क्रिया कराते हैं ब्रोमीन के साथ। अब ब्रोमीन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो जो हमारा टॉलुइन में जो आपका एक CH3, ठीक है, जो बेंजीन रिंग से एक मेथिल ग्रुप अटैच था, उस मेथिल ग्रुप का एक हाइड्रोजन रिमूव होकर के वहां पे एक ब्रोमीन जुड़ जाता है, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में इसकी क्रिया जो है किससे कराते हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वह यहाँ से ब्रोमीन को विस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन समूह को विस्थापित कर देता है, स्वयं जाकर के जुड़ जाता है और बना क्या लेता है, बेंजील अल्कोहल को बना लेता है। इसी प्रकार से अगला है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया याद आ रही है आपको, कहां पढ़ा था आपने, ये हम आप पे छोड़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ा था एल्किल हैलाइड में, ठीक है। एल्किल हैलाइड में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ा था। अगला आपका है, अच्छा इसमें क्या होता था, हमारा जो क्लोरोबेंजीन होता था, याद आ रहा है, क्लोरोबेंजीन जो होता था वह किससे रिएक्शन करता था, मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करता था, ठीक है। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करता था, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता था और बनाता क्या था, क्लोरो मेथिल बेंजीन बनाता था। बात समझ में आई, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन या 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन बन रहा था। तो जो पैरा वाले पोजीशन पर बन रहा था, मेथिल ग्रुप जाके अटैच होता था, वह क्या होता था, मुख्य उत्पाद होता था। उसके अलावा एक आपका जो है कम मात्रा में उत्पाद मिलता था, 2 टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे थे। अगर याद आपको आ रहा हो, याद कर रहे हो, तो जो आपका वीडियो नंबर 9 था, वीडियो नंबर 9 में हमने आपको यह क्रिया बता रखी थी, ठीक है। सॉरी, वीडियो नंबर 9 में नहीं बल्कि आपने वीडियो नंबर 8 में पढ़ा रहा, ठीक है, आपने वीडियो नंबर 8 में इसको पढ़ा था, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते थे, हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया किससे कराते थे, क्लोरोबेंजीन से कराते थे। क्लोरोबेंजीन से जब हम इसकी क्रिया कराते थे तो हमको क्या मिलता था, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन मिलता था। याद आ रहा है आपको, हाइलोएरिन का, ठीक है, हाइलोएरिन का जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन था, उसी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन ने आपके फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, हाइलोजन रिएक्शन,
ठीक है, नाइट्रीकरण रिएक्शन, ये सारी क्रियाएं पढ़ रखी थी। वीडियो नंबर 9 था, सॉरी, ठीक है, वीडियो नंबर 9 में था, ठीक है। तो आप लोगों ने यह सारी क्रिया जो आपने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन पढ़ा था वहां पढ़ा था। फिर अगला है आपका वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अभी इसके पहले मैंने आपको वुड फिटिंग अभिक्रिया के बारे में बताया, ठीक है। धातुओं के साथ क्रिया वाले में हाइलो एरीन जब धातुओं के साथ क्रिया करता है तो हमने इसमें बताया था आपका हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन्स का मिक्सचर सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कर करके एल्किल एरीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगला आपका हाइलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन को बताइए। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा है हाइलो एरीन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन, ऐसे ही जो है बहुत कम मात्रा में होता था। याद आ रहा है आपको, पहला ही हमने इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया में बताया था हाइलो एरीन की पहली रासायनिक अभिक्रिया यही थी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, ठीक है। अगला है आपका हैलोजनन अभिक्रिया। हैलोजनन अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन जो था आपका FeCl2 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करता था और पैरा, ठीक है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, कुछ इस प्रकार से याद आ रहा है, ठीक है। तो आपका हैलोजनन रिएक्शन या हैलोजनन अभिक्रिया होती थी, ठीक। अगला हमारा है कुछ ऐसे कंपाउंड लिखे गए हैं जिसका आपको IPAC नाम लिखना है। पहला जिसमें से है आपका CHCl3। CHCl3 को आप लोग जो है केमिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्म में आप इसको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं भैया, केमिकल फॉर्म में CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोला जाता है ना मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म को जब आप लोग CHCl3 को जब आप लोग इसका रासायनिक नाम लिखेंगे तो लिखेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन, क्योंकि भैया इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते थे ना, Cl और यह आपका H, ठीक है। तो यह हो गया 1 2 3 क्लोरो पे ट्राई क्लोरोमेथेन, एक कार्बन है तो मेथेन। याद आ गया कुछ आप लोगों को। इसी प्रकार से CCl4 का, ठीक है, सारे का हाइड्रोजन रिमूव होकर के मेथेन से इस पे क्या जुड़ गया, क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया। याद आ रहा होगा आपको। इसी तरीके से है 1 2 3 4 4 पे टेट्रा वाला है। अब हम आपको इसके आगे नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है आपका H3C ब्रैकेट में CH3 का होल ट्वाइस CH2Cl। इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं H3C सिंगल बॉन्ड C। अब कह रहा है CH3 का होल ट्वाइस, मतलब इसी कार्बन से 2 बार CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यह आपका हो गया CH3 का होल ट्वाइस C, ठीक है। अगला है CH2, फिर क्या है Cl। इसका भी नाम हम उम्मीद करते हैं आप लोग लिख ही देंगे, क्यों, एक हिंट दे रहे हैं आपको, 1 2 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। बात समझ में आई। अब कमेंट करके आप लोग इसका नाम और इसका नाम दोनों का नाम बताइए आप हमको। अगला है आपका एक बेंजीन रिंग बना हुआ है और उससे जो है आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसको क्या नाम देंगे भैया, इसका नाम तो बहुत ही आसान है, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसका जो सामान्य नाम होगा वही उसका IPAC नाम भी होगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। हमने बताया था अरिल हैलाइड का जब हम नामकरण करेंगे तो उस नामकरण के दौरान जो हमारा बेंजीन ग्रुप होगा उससे यदि एक हाइड्रोजन समूह जुड़ता है तो उसका वही नाम होगा, ठीक है। जो उसका सामान्य नाम होगा वही उसका IPAC नाम होगा। हमने बताया था, आपको याद करिए आप लोग, ठीक है, जिसको जब हम इसका नामकरण पढ़ा रहे थे। इसी प्रकार से अगला आपका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। भैया कमेंट करके आप लोग इसका भी नाम हमको बताइए। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं आपको
इतने क्वेश्चन समझ में। अच्छा हाँ, एक चीज आपको बताना है हमें, एक क्वेश्चन क्या, हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन बताना है। क्या बताना है? हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन बताना है। तो जो इसमें भैया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन होता है उसमें आर्थो और पैरा पोजीशन को निर्देशित किया जाता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वह आकर के आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। कैसे होगा आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक हिंट ले लेते हैं। वैसे तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने लिया एक हेलो एरीन, बात समझ में आई आपको। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन समूह। अच्छा, इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वायतम कोष में, एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तो बचे कितने? 6, ठीक है। अब यह जो नॉन पेयर है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यह जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, मतलब जो बंध नहीं बना रहा था वह इलेक्ट्रॉन बंध बनाने लगता है, ठीक है। तो जब यह बंध बनाएगा तो इसमें हमने बताया था कि अनुनाद होता है, ठीक है। तो जब बंध बनाएगा तो यहाँ पे भैया इस कार्बन की वैलेंसी, जैसे आप लोग थोड़ा सा और अगर इसको डिटेल्ड देखें तो यह ऐसे है, ठीक है। यह कार्बन, इसके बाद ये कार्बन, यह कार्बन, कुछ इस प्रकार से है स्ट्रक्चर, ठीक है भैया। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ा था। जब आपका कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अब यहाँ जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे या जो बंध नहीं बना रहे थे वह इलेक्ट्रॉन बंध बनाने लगते हैं। जब भैया यहाँ पे एक ऐसे बंध बनने लगेगा, जब बंध बनने लगेगा तो इसका मतलब अब कार्बन की वैलेंसी गिनिए, 1 2, दूसरा ये जो बंध बनने लगा 3 4 5 हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो डबल बॉन्ड या पाई कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन है वह इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेंगे। तो जो हमारा अनुनादिक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर है। इसका जो हमारा अनुनाद वाला स्ट्रक्चर आएगा, जिसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते थे, वह कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हमारा कार्बन, ठीक है, हमारा कार्बन। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि यह जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन एक बंध था वह द्विबंध के द्वारा जुड़ जाता है, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। और जब यह बंध इस कार्बन पर मूव कर रहा था, इसके पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर मूव कर रहे थे, तो इस कार्बन पर माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है भैया। और बाकी का जो आपका बॉन्डिंग था वह सेम ही रहता है, ठीक, बाकी कोई चेंज नहीं आता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यह जो बंध नहीं बना रहा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन बंध बनाने चला जाएगा। जो बंध के पाई इलेक्ट्रॉन वह इस कार्बन पर ट्रांसफर कर जाएंगे। जब कुछ ऐसा होगा तो एक स्ट्रक्चर निकल करके कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगा। कैसे आएगा आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कैसे आएगा। अब जब ऐसा होगा तो यह जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, जो बंध नहीं बना रहे थे, वह यहाँ पर बंध का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? बंध का निर्माण करेंगे इस कार्बन पर। और जो यहाँ पे बंध के पाई इलेक्ट्रॉन थे वह इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को जनरेट करेंगे। बात समझ में आई? और इस पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, इसमें पहले से क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आई? और यहाँ का अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, यह जो माइनस चार्ज है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, या फिर से बॉन्ड बनाने के लिए चला जाएगा, और यह जो बंध बना रहा था पाई इलेक्ट्रॉन इसका इस कार्बन पर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में आप लोग देखेंगे, ठीक है, अगले स्टेप में आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार की संरचना आपको प्राप्त होती है। कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है जहां पर इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखिए अगर ये
कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया भैया। अब यह कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन था, इसका इलेक्ट्रॉन मूव करके इस कार्बन पे आ गया, इसका मतलब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और इसके बाद जो है आपका यह डबल बॉन्ड के द्वारा आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ा जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यह बन गया। अब इस स्टेप में क्या होगा कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, जो बंद नहीं बना रहे वह फिर से बंद बनाना चाहेंगे, ठीक है। और जब इस पे पॉजिटिव, जब यह बंद बनाएंगे तो इस कार्बन पर एक बार फिर से देखिए, एक ये 2 बॉन्ड पहले से, ये 3 बॉन्ड या 4 बॉन्ड, अब एक जब नया बॉन्ड बनेगा 5वां, इसका मतलब यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह शिफ्ट करने लगेंगे इस हाइड्रोजन समूह पर। जब यहाँ पर शिफ्ट करने लगेंगे तो इसका जो माइनस चार्ज जनरेट होगा, प्लस चार्ज ऑलरेडी है तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज आपस में फ्यूज कर जाएगा, मिल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में जो हमें कंपाउंड प्राप्त होगा उसका कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और आपका जो हाइड्रोजन अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे चार्ज जो था वो खत्म हो जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार की संरचना आपको मिल जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि पहला जो समूह था, ठीक है, पहला जो स्ट्रक्चर था यह वाला और लास्ट वाला, आप देखिए इसमें सिर्फ बॉन्डों में रोटेशन हो चुका है। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, अब दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो थे वो रोटेट कर गए हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आर्थो पोजीशन पर ये आर्थो, ठीक है, पैरा पोजीशन पर, ठीक, और यहाँ पर भी आर्थो पोजीशन पर। भैया हमने बताया था कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, जब कोई फंक्शनल या क्रियात्मक समूह जुड़ जाए, तो उस क्रियात्मक समूह जहां पर जुड़ता है उसके जस्ट नीचे की पोजीशन को पैरा, दोनों जस्ट साइड की पोजीशन को आर्थो, और आर्थो और पैरा के पोजीशन के बीच की पोजीशन को क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन बोलते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज एक जगह आर्थो पोजीशन पर, एक जगह पैरा पोजीशन पर, एक जगह फिर आर्थो पोजीशन पर, मतलब दोनों आर्थो पर जो आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो आप देख रहे थे कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया है लोरीन की, उसमें जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन रागी समूह होगा वह आर्थो पर और पैरा पर जाकर के जुड़ता है। जो मुख्य उत्पाद होता है ना, ठीक है, या 81% उत्पाद जो हमारा कहाँ जाकर जुड़ता है, पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, और 19% आर्थो पोजीशन पर जाकर के जुड़ता है। बात समझ में आई? तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जाकर के करिएगा। यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर उसका उत्तर हम आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और आप लोग मेहनत करके पढ़िएगा। और एक बार एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो नंबर 1 से लेकर के इस संडे को वीडियो नंबर 10 तक का पूरा वीडियो एक सीक्वेंस में देखें, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अब यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।